नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं भारत चीन तनाव की खबर से, जिसे कम करने में काफी मदद मिली है। लद्दाख के गोगरा क्षेत्र में भी दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे चली गई हैं और दोनों तरफ बनाए गए अस्थायी ढांचे हटा लिए गए हैं। 4-5 अगस्त को यह प्रक्रिया पूरी हुई है। रक्षा मामलों के हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, ये जो वापसी हुई है दोनों ही सेनाओं की अपनी अपनी जगह पर गोगरा क्षेत्र में हुई है, लेकिन बाकी जगह पर जहां आमने सामने है वहां की क्या स्थिति है? क्या उसको लेकर के भी बातचीत चल रही है? बिल्कुल बातचीत चली है और सबसे बड़ी बात आपको ये समझना होगा कि भारत चीन का जो तनाव है वो पिछले कई वर्षों से, जिसको सुलझने में अच्छा खासा वक्त लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत हुई है जो पिछले साल का, अगर आप याद करें, जिस अप्रैल महीने में चीनी सैनिकों ने धोखे से जो पूरा बॉर्डर पर एक कह सकते कि जमावड़ा बढ़ा लिया और उसके बाद जो तनाव जो पैदा हुआ 15 जून की घटना अगर याद करें गलवान में, जिससे खूनी झड़प हुई, अब उसके बाद जाके शुरुआत हुई है। तो पहले दौर का अगर कहें जिस तरह से चीनी सैनिक पीछे हटे, खासतौर से जो पेंगिंग त्सो का इलाका है, अब दूसरे दौर में जो है गोगरा में हटे, अब तीसरे दौर की जहां तक बात होगी वो हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में हटेंगे, फिर उसके बाद देपसांग ऐसे इलाके में बात होगी। तो सबसे अच्छी बात यह कि आपसी विश्वास का माहौल पैदा हो रहा है, एक विश्वास बढ़ रहा है और खासतौर से दोनों देशों की सेनाएं जिस तरह से आमने सामने खड़ी है, उसके लिए बहुत जरूरी यह हो जाता है कि दोनों देशों की सेनाएं कम से कम अपनी पुरानी जगह पर जाएं। भारत का यह साफ तौर पर कहना है कि जब तक आपसी संबंध बेहतर नहीं हो सकते तब तक चीनी सैनिक जो पीछे नहीं चले जाएं, यानी पुरानी अपनी जो जगह है वहां न चला जाए। जी शुक्रिया राजीव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हम तक ये महत्वपूर्ण खबर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम बात करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां आज एक अनूठा नजारा देखने को मिला। जहां किसानों ने एक तरफ संसद लगा रखी थी, वहीं असली सांसद नीचे बैठे हुए थे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 14 दलों के सांसद आज यहां जंतर मंतर पहुंचे थे। संयुक्त किसान मोर्चा की ये किसान संसद लगातार चल रही है। वहां पर राहुल गांधी ने कहा कि चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, सरकार को इन काले कानूनों को रद्द करना ही होगा। ऐसा नहीं लगता कि कोई जंतर मंतर पर लगी किसान संसद में शिरकत करते राहुल गांधी। अकेले राहुल ही नहीं, 13 और विपक्षी पार्टी के सांसद भी किसान संसद पहुंचे। सब किसानों के साथ हैं और कृषि कानूनों के विरोध में। काले कानून है, उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। किसानों की संसद के बाहर किसानों की संसद, कार्यवाही ठीक वैसी ही जैसे संसद में होती है। आने वाले समय में जो भी लोगों के नुमाइंदे लोगों की अनदेखी करेंगे, लोग उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं, बहस भी चलती रही। स्पीकर भी है और डिप्टी स्पीकर भी, दर्शक दीर्घा भी है। यहाँ जनप्रतिनिधि दर्शक दीर्घा में बैठे रहे। किसान अपनी बात रख रहे थे। चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर रही और जनप्रतिनिधि किसानों को सुनते रहे। और आज हमने अपनी सदन में, जो किसान सदन है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आए हैं उस पर डिस्कशन चल रही है और आज मोदी सरकार को यहाँ से गिराएंगे। हम लोग सुनने के लिए तैयार है दूसरों का, हमारा ऊपर भी क्रिटिसाइज किए थे, कोई बात नहीं है, बट सुनने के लिए तो लोकतंत्र में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मन की बात नहीं चलेगा, लोगों का बात भी सुनना पड़ेगा। हमदर्दी नहीं है, बेरहम सरकार है। मानसून सत्र के समानांतर किसान भी रोज जंतर मंतर पर अपनी संसद लगा रहे हैं। किसान विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हर वर्ग के विरोध की सरकार है। ये लोगों को लड़ा लड़ा के यहाँ फिरकू दंगे करवाना चाहती है। इस सत्र के दौरान संसद के बाहर हो या भीतर, विपक्षी दल किसानों की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। यही नहीं, इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भी दे रहे हैं। ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। संसद में जहां बोलना चाहिए, जहां पर उनके पास मुद्दे नहीं है, वहां पर वो चलने नहीं दे रहे हैं। और सड़क पर तमाशा करने से देश की जनता जानती है और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इनको पार्ट टाइम के लिए बाहर और भेजने वाली है। बहुत ही बड़ी विपक्षी दलों की कोशिश सरकार पर दबाव बनाने की है, पर अब तक सरकार झुकती नहीं नजर आ रही। जंतर मंतर की यह संसद देख रहे सांसदों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। यह महज भला सा एक दिखने वाला
लोकतांत्रिक दृष्टि न रहे बल्कि एक लोकतांत्रिक लड़ाई में भी बदले। यह इस साझा विपक्ष की जिम्मेदारी है। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरामैन शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पिछली तारीख से टैक्स वसूलना यानी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, इस कानून के चलते ही सरकार का वोडाफोन जैसी कई कंपनियों के साथ लंबा अंतर्राष्ट्रीय विवाद चलता आ रहा था। लेकिन सरकार ने इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने के लिए एक संशोधन बिल है उसको पेश किया और बिल को आज लोकसभा ने पारित कर दिया। हालांकि विपक्ष का हंगामा चलता रहा। So I rise to move that the bill further to amend the Income Tax Act 1961 and the Finance Act 2012 be taken into consideration. विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश कर दिया। कुछ ही मिनटों में बिना चर्चा के ये बिल पास भी हो गया। इस विधेयक में विवादास्पद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इस कानून की वजह से सरकार का वोडाफोन और केन एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ विवाद हुआ था। विधेयक के तहत केंद्र सरकार भुगतान की गई राशि को बिना ब्याज के वापस करने के लिए तैयार है। I must say that the NDA party's much hyped terror law has been passed at the behest of Supreme Court direction. और इस इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होनी जरूरी थी दोनों हाउस में और विचार विमर्श होकर उसके ऊपर ये बिल पास होता तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छा होता। पीयूष गोयल जी हो राज्यसभा से या प्रहलाद जोशी जी हो, बार बार मांग रहे हैं कि आ जाओ, हम बात करने के लिए तैयार हैं। फिर भी हमें बोलते हैं दबाव में पास कर रही हूँ। थोड़ा उनका रिकॉर्ड भी निकाल कर देखें। 17 such cases are there. इस कानून से 2012 से लंबित 17 रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। अभी जो हमारी नजर में है वो लगभग 17 ऐसे केसेस हैं, लेकिन जो अमाउंट हमने रिकवर किया है वो केवल 4 केसेस में ही किया है, जो कि लगभग 8,000 करोड़ है। तो इसमें ये भी प्रावधान है कि जो बाकी केसेस हैं अगर वो भी हमारी शर्तों को मान लेते हैं तो वो जो डिमांड रेज की है वो भी नलीफाई हो जाए। द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल भारत को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कोरोना महामारी के दौर में लाए गए इस कानून के जरिए सरकार विशेष तौर पर विदेशी निवेशकों को ये मैसेज देना चाहती है कि भारत एक स्टेबल टैक्स रेजिम है और सरकार टैक्स विवाद से जुड़े मसलों को जल्दी सुलझाना चाहती है। संसद भवन से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी और राज ठाकरे के बीच दोस्ती की शुरुआत हो गई है। हालांकि शिवसेना से बीजेपी के रिश्ते टूटने के बाद से ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। दरअसल मनसे के साथ बीजेपी के रिश्ते में मनसे का उत्तर भारतीयों के प्रति जो रवैया वो एक बड़ी बाधा माना जाता रहा है। लेकिन आज महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज ठाकरे से मुलाकात की है, जिसके बाद एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच ये मुलाकात कुछ कहती है। राज ठाकरे के घर पर 50 मिनट हुई मुलाकात के बाद खुद चंद्रकांत पाटिल ने इसे सदिच्छा भेंट का नाम दिया, लेकिन ये भी कहा कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों के प्रति अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। उनके मन में अन्य प्रांतियों के बारे में कोई कटुता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए जो वो आंदोलन करते हैं उससे रिफ्लेक्ट होता है कि उनका अन्य प्रांतियों के बारे में कटुता है। वो कटुता उनके मन में नहीं है, तो कटुता नहीं है, व्यवहार में प्रकट होना पड़ेगा। राज ठाकरे खुद तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मुलाकात के दौरान वहां मौजूद एमएनएस के वरिष्ठ नेता बाला नांदगांवकर ने कहा कि ये तो शुरुआत है। कोई भी चीज शुरुआत होती है, एक आरंभ हो चुका है। अभी नजदीकी कुछ दिनों में उसका रिजल्ट आ भी जाएगा निर्णय। चंद्रकांत पाटिल और राज ठाकरे के बीच 15 दिन में ये दूसरी मुलाकात है। शिवसेना से 2 दशकों पुरानी दोस्ती टूटने के बाद बीजेपी दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश में है। मुंबई में सिर्फ एक नगर सेवक वाली पार्टी एमएनएस को बीजेपी की तो मराठी वोटों में सेंध मारकर शिवसेना को पटखनी देने के लिए बीजेपी को एमएनएस की जरूरत है। हिंदुत्व का मुद्दा दोनों को एक साथ लाने में सहायक बन सकता है, इसीलिए दोनों ही दल एक दूसरे के साथ आने की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इसे सदिच्छा भेंट कही है
लेकिन बंद कमरों में इसी तरह की मुलाकातें ही राजनीतिक दोस्ती और दुश्मनी का कारण बनती हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे खेल रत्न अवार्ड अब राजीव गांधी के बजाय मेजर ध्यानचंद के नाम पर। खिलाड़ियों को मिलने वाले सर्वोच्च पुरस्कार यानी खेल रत्न सम्मान का नाम सरकार ने अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। अभी तक ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के नाम से जाना जाता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही ये फैसला किया गया है। गोल के बाद गोल कर रहे हैं। देखिए, ये चीज बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी। कई साल पहले जब खेल रत्न अवार्ड शुरू हुए थे तभी किसी खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए था, और इनसे बड़े खिलाड़ी तो हमारे देश की हिस्ट्री में नहीं हुए जिस तरीके की इनकी अचीवमेंट रही है। ये मोदी सरकार ने फैसला लिया, इसका पूरा देश समर्थन करेगा। मुझे पूरा विश्वास है इससे पूरा देश बहुत खुश रहेगा। इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती। जिस तरीके से हॉकी का रिवाइवल हुआ, जिस तरीके से 41 साल बाद हमारी मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक में, महिलाओं ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। हमारे इस देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल जिसके अंदर 8 गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और आज के इस वक्त इस दौर का एक कांस्य पदक मिला के हमारे पास 3 रजत पदक हुए हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि जो दुनिया में किसी और देश के पास में गोल्ड मेडल के रूप में नहीं है, उन सबको देखते हुए प्रधानमंत्री जी खुद अपने इस चीज को कि हमारे देश के अंदर इतना प्रतिष्ठित खेल था, इतना स्थापित खेल था, वो आज गुमनामी के अंधेरे में कहाँ खो गया, उसको उजागर करने के लिए, उसको दोबारा लाने के लिए, जो हाशिए पर था उसको मेन पटल पर लाने के लिए उन्होंने एक ऐसा काम किया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।